नमस्कार, एबीपी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने चरम पर हैं और इस बार राज्य में एक नई पार्टी दिखाई दे रही है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन। पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे सवाल जवाब होंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। तमाम हमारे भाइयों से तीखे भाषणों और विवादों को लेकर ये चेहरा अक्सर सुर्खियों में रहा है। ये चेहरा आज मुस्लिम राजनीति का नया चेहरा बनकर उभर रहा है। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद की राजनीति की पहचान रहे असदुद्दीन ओवैसी के नाम की चर्चा अब देश की राजनीति में भी है। हैदराबाद से निकलकर ओवैसी महाराष्ट्र में भी मजबूत हो रहे हैं। अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर है। ओवैसी जी, मैं आपको स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। 2 मिनट में आप अपनी बात रखें कि आखिर आपकी पार्टी को वोट क्यों दिया जाए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। मेरी पार्टी को वोट इसलिए दिया जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन जिन सियासी पार्टियों को उत्तर प्रदेश के अवाम ने उनको अपने एतमाद और भरोसे से नवाजा, ये उत्तर प्रदेश का ना विकास किए, न उत्तर प्रदेश की आवाम और उनकी उम्मीदों पर उतर सके। दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन की खासियत यह है कि एक तरफ तो 3 साल की मोदी सरकार और 5 साल के अखिलेश की सरकार। 3 साल में जो बीजेपी ने आवाम से वादा किया वो हिंदुस्तान की तमाम आवाम जानती है कि उसको पूरा नहीं कर पाए। ख़ास तौर से रोज़गार की बात मोदी ने की, उसको पूरा नहीं कर पाए। वहीं पर अखिलेश ने उनके नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की स्पेस है और उस स्पेस को हमारी पार्टी पूरा करना चाहती है, क्योंकि ये जो डर और खौफ पैदा किया जाता है कि सेकुलरिज्म को बचाना है, तो फिर आप 19% हैं या 9% है नहीं मालूम, आप सेकुलरिज्म को जिंदा रखिए। तो मेरा मानना यह है कि सेकुलरिज्म की डिबेट तो अपनी जगह पर सही है, मगर किसी को भी एक नंबर प्रोड्यूस करना ये एक बड़ी तौहीन आमेज़ बात है। इसीलिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए और आवाम की सही हकीकी आवाज़ उत्तर प्रदेश विधानसभा में गूंजे। आपसे पहला सवाल है कि एक तरीके से पूरे देश में व्यक्तिवाद की राजनीति है। व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो गए, क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि यूपी ने मुझे गोद लिया है। उसमें आप हैदराबाद से यहां चले आए, मतलब यह है कि टुंडे कबाब का शहर और हैदराबादी बिरयानी की यहां क्या काम है? जब मोदी गुजरात से उत्तर प्रदेश को आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। और बहुत अच्छी बात है कि लोग आते हैं, काम करते हैं। ये तो आवाम के ऊपर है कि वो पसंद करें या ना पसंद करें, जमहूरियत है। आपने कहा मैं यहां पर क्यों आया हूं, तो उसका जवाब तो गुलाम नबी आज़ाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए आए हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कानपुर में कहा, जहां आपकी रैली होने वाली थी उसकी बगल में उनकी रैली थी, और उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी से आपने पैसे लिए हैं मुस्लिम वोट काटने के लिए। बिहार में भी आपने लोगों को बहलाने की कोशिश की और वहां पर नाकाम रहे आप। ऐसा है ना कि मैं कांग्रेस के साथ 1998 से 2012 तक साथ था, तो जो पैसे कांग्रेस ने मुझे दिए थे मैं वही खर्च रहा हूं, उनके खिलाफ ही खर्च रहा हूं। वो इतने गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए हैं कि ज़मीन पे पैर उनके रहते ही नहीं है। और ये बार बार कहना कि बीजेपी, भाई जब मैं आपके साथ 10 साल था तो दूध का धुला हुआ था, और आज जब हम मुकाबला कर रहे हैं, और ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपके पार्टी के 2 क्यों कामयाब हुए? 4 होना था, 5 होना था। मैं तो नहीं लड़ा। आप दिल्ली हार गए, बगैर मैं इलेक्शन लड़े। जम्मू कश्मीर आपका गुलाम नबी साहब का स्टेट हार गए, झारखंड हार गए, कहाँ कहाँ नहीं हार गए। तो कांग्रेस पार्टी गुरूर में डूब कर सिर्फ यही कहती है कि हम चौधरी हैं और दूसरे उनके गुलाम हैं। ये गुलामी और चौधरी की सियासत अब नहीं चलने वाली है, सब बराबर हैं। मैं अपनी बात को रखूंगा, गुलाम नबी साहब अपनी बात रख सकते हैं। जो तेलंगाना देकर भी नहीं जीत सके तेलंगाना, अब आप सोच लीजिए कि ये कहां तक
पॉलिटिक्स को समझते हैं लोग। पर ये जो आप पर आरोप है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, ऐसा नहीं कि ये यहीं लग रहा है, बिहार में भी आपके बारे में यही कहा गया। देखिए एक बात सुनिए, बिहार में मैं 6 सीट पर इलेक्शन लड़ा सीमांचल के, और समाजवादी 200 सीट पर लड़ी। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई पैसे देगा मुझे तो 6 सीट पे देगा या 200 सीट पे लड़ने वालों को देगा? असल वजह क्या है कि ये सेक्युलर पार्टी जो अपने सेक्युलर कहती हैं, सेक्युलर नहीं है। मोदी अगर बड़े भाई हैं तो अखिलेश छोटे भाई हैं, या गुलाम नबी छोटे भाई हैं। आप रायगढ़ महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है, उनके पार्टी प्रेसिडेंट की फोटो है उद्धव ठाकरे के साथ, तो क्या उनको वहां पर शर्म नहीं आती? और फिर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। पर आप ये जो लड़ भी रहे हैं वो भी एकदम आधे अधूरे, 5-6 वहां लड़ लिए, 10-11 यहां लड़ लिए, कोशिश क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए पहली मर्तबा लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इधर लड़ रहे हैं, हम पूरी प्लानिंग के साथ लड़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि पहली मर्तबा लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह यहां से एक लंबा सफर शुरू होगा और कामयाबी से शुरू होगा। आप कहने की प्लानिंग से लड़ रहे हैं, इस सवाल को टालिएगा मत, आगे इसको जरा खुलासा कीजिएगा। एक नारा आपने लगाया और आपने कहा जय भीम जय मीम। इधर भी जब आपसे पूछा गया कि क्या आप मायावती के साथ चुनाव लड़ेंगे, लड़ने वाले हैं, कोई बातचीत चल रही है, आप सीधे जवाब से बचते रहे। हुआ क्या? बातचीत बनी नहीं? आपने ज्यादा सीटें मांग ली? नहीं, कोई बातचीत उनसे नहीं हुई। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, कोई बातचीत नहीं हुई, ना इधर से हुई ना उधर से हुई। मगर अगर मेरा ये नारा है जय भीम जय मीम का, तो ये सिर्फ बीएसपी के पर्सपेक्टिव से क्यों देखेंगे आप? मैं तो ये चाह रहा हूं कि एक सोशल कोलिशन बने, पॉलिटिकल कोलिशन बनेगा, मगर सोशल कोलिशन अगर बन जाएगा तो बहुत कामयाबी होगी इसमें। आप कह रहे हैं कि कोई बातचीत ही नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। आपने कोशिश भी नहीं की? नहीं, कोई ना बातचीत हुई ना कोई कोशिश हुई, तो कोई इसका सवाल ही पता नहीं। पर आपने कोशिश की क्यों नहीं? और जब आपसे सवाल पूछे जाते थे आप बिल्कुल मुस्कुरा देते थे, खामोश हो जाते थे, तब आपकी एक दूसरी अदा थी। नहीं, अदा तो आज भी वही है। मेरी अदा दिल फरेब जरूर है, मगर एक ही अदा है। मेरी अदा में किसी को धोखा देना नहीं है जो दूसरे पार्टीज में है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि नहीं भाई, जब होगा बताऊंगा, जब हुआ ही नहीं तो क्या बताऊंगा। पर आपको क्या लगता है कि अगर आपकी कभी कोई यहां पर सीटें आए, किसी को जरूरत पड़े, तो आपकी नेचुरल एलाय एक तरीके से बीएसपी होगी? अब देखते हैं 11 मार्च जब नतीजा आ जाएगा तो दिबांग साहब से जब बात कर लेंगे टीवी पे, क्या होगा, कौन बनेगा, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, अब तो बोल नहीं सकते। और यह भी कहा जा रहा है कि आप सबसे ज्यादा हमला कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर, बीजेपी पर कम करते हैं और बीएसपी पर बहुत कम करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो क्या कहते हैं आप बीएसपी के बारे में? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक सिक्के के दो रुख हैं, अखिलेश और नरेंद्र मोदी। और कांग्रेस जो खाट सभा से उनका आगाज किया अपने इलेक्शन कैंपेन का, 27 साल यूपी बेहाल शुरू किया। अब आप मुझे एक बात समझाइए, समझाइए कि हमें आवाम देख रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट निकालती है, रिपोर्ट में ये कहती है कि उन 7 खवातीन को जिनकी महिलाओं की इज्जत लूटी गई थी, उनको अखिलेश ने इंसाफ नहीं किया। अब कांग्रेस सेकुलर पार्टी जो अपने को सेकुलर बोलती है, खामोश बैठे हैं उसके ऊपर। भाई अगर ये बात अखिलेश अगर सेकुलर है तो फिर आप मोदी से भी अलायंस क्यों नहीं कर लेते? 2002 में भी मोदी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में वो फेल हुए वहां पर दंगे को रोकने में, वैसे ही यहां पर अखिलेश अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में फेल हुए। तो फिर दोनों को आप एक को सेकुलर बोलेंगे, कम्युनल क्यों बोलेंगे? मेरी नजर में तो दोनों कम्युनल हैं। क्या आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको लगता है जो उनकी कोशिश है वो कहीं कामयाब हो रही है कि किसी तरह से मुस्लिम वोट को बंटने मत दो, अपनी तरफ ही खींचो? देखिए, मेरा मानना यह है कि जब इलेक्शन आता है तो जिस किसी स्टेट में इलेक्शन होता है, सबसे पहली बात ये की जाती है कि मुस्लिम वोट कहां जाएगा। भाई आप इस कम्युनिटी को क्यों नंबर पर क्यों रिड्यूस कर दिए? क्या इस कम्युनिटी का जिंदा रहना एक ही मकसद है कि 19% या 11% या 14%? हमारे मसाइल क्या होंगे एजुकेशन के? क्यों नहीं अखिलेश ने जो वादा किया था रिजर्वेशन का पूरा नहीं किए, स्कूल का वादा किया वो पूरा नहीं किए। उन्होंने कहा था कि 85 स्कीम्स में 20% देंगे, कहीं नहीं दिया, जीरो। चौथा कहा था, अच्छा बजट उत्तर प्रदेश का 3,50,000 करोड़ के करीब का है, 1% भी माइनॉरिटी का बजट नहीं है। आखिर कौन से वादे वो पूरे किए, मुझे समझ में नहीं आता। दंगे तो दंगे हो रहे हैं और एक से एक हो रहे हैं, मगर अखिलेश और
कांग्रेस बराबर ये कह रहे हैं कि हम सेकुलर हैं। अरे भाई, आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं बाकी रहा अभी। नहीं तो इसमें एक तरीके से आप और अखिलेश एक जैसे हैं। अखिलेश ने कहा कि हम उर्दू स्कूल खोलेंगे, उन्होंने नहीं खोले उर्दू स्कूल। और आप जब तक हैदराबाद में थे उर्दू स्कूलों की संख्या आप खुद मानते हैं कि कम हुई। मैं आपको उस वक्त के प्रोग्राम में भी कहा था कि हैदराबाद तशरीफ लाइए। आज भी आपको मेरा ऊपर इन्विटेशन है, मैं आपको साथ ले जाऊंगा कैमरे के साथ, और उर्दू के लिए हम क्या काम कर रहे हैं आप देख के दिखाइए। दूसरी बात है कि मुझ में अखिलेश से फर्क एक है कि मैं अपनी जिंदगी में जब तक मेरे वालिद जिंदा थे तो मैं उनको मेरे ख्याल से 10 या 15 मरतबा आंख में आंख डाल के बात किया हूं। इतना ही फर्क है मुझ में अखिलेश में कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपने बाप को तकलीफ नहीं दी, और मैं आज जो कुछ भी हूं और मुस्तकबिल में रहूंगा अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से। जो बाप खड़े होकर कहता है कि मुस्लिम विरोधी है, बताइए वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? अब आप खुद फैसला कर लीजिए। हमारे साथ यहाँ ऑडियंस भी हैं, सवाल पूछना चाहते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में आपके समान धर्मी राजनीतिज्ञ हैं आजम खां जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? अब मैं क्या बोलूं सर उनके बारे में, आप लोग बेहतर जानते हैं, मैं क्या बोल सकता हूं। मैं तो यही कहूंगा कि मेरा मुकाबला समाजवादी में अखिलेश यादव से है, बीजेपी से है, तो अब उनके बारे में कौन क्या बोल सकता है। उन्होंने मेरे शो पर कहा था कि उन्हें भरोसा है कि हैदराबाद की बिरयानी को लेकर आप यहां नहीं आएंगे, यहां लोग दूसरे गोश्त का सामान भी बनाते हैं। चलिए अच्छा है, हम तो आ गए यहां पर, अब जब आए हैं तो जाने वाले नहीं। मैं एक वादा कर आवाम से किया हूं कि जिस तरह काशी राम ने दलित समाज के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मैं यहीं इसी तरह उससे बेहतर काम करूंगा। अब जो लोग मुझ पर तनकीद करते हैं करें, वो मुझे उस पर एतराज नहीं है, मगर इन तमाम क्रिटिसाइज करने वालों से मेरी एक ही गुजारिश है कि भाई साहब, आप लोग मुजफ्फरनगर के राइट्स में आप जा नहीं सके, वहां पर जा नहीं सके आप वहां पर, तो आप मुझ पर क्यों उंगली उठा रहे हैं? रिजर्वेशन आप दे नहीं सके तो आप मुझ पर क्यों उंगली उठा रहे हैं? उर्दू स्कूल से आप नहीं खोल सके, आप मुझे उंगली उठा रहे हैं। इतने दंगे, 1000 दंगे हो गए, आप बोल नहीं सके, मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे इतनी इज्जत से नवाज रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी हर मुसीबत की वजह मैं हूं तो ये बहुत बड़ा एजाज है मेरे लिए। वैसी साहब, अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, तो अगर अखिल भारतीय हिंदू एकता दल कोई हो पार्टी और उसको तमाम हिंदू वोट मिले, तो वो भी सेकुलर पार्टी रहेगी? एक बात देख लीजिए कि अगर कोई हिंदुस्तान को थियोलॉजिकल कंट्री बनाएगा तो वो कम्युनल होगा। अगर आरएसएस और बीजेपी का बुनियादी मकसद यह है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जो मेरा मकसद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आप शरीयत को लागू करूंगा मेरी लड़ाई क्या है कि संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं, चाहे वो समाजी हो, माशी हो, तालीमी हो, मेरी तहजीब की हिफाजत हो, मेरी ज़बान की हिफाजत हो, मेरे ख्यालात की आज़ादी, मेरी मजहब की आज़ादी, ये हिंदुस्तान के संविधान में लिखा गया है। मेरी लड़ाई ये है, मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को या इसको मजहबी कंट्री बनाना नहीं है जो दूसरों का है। आप नाम कुछ भी रख लीजिए, अगर आपका एंड गोल ये होगा कि मैं इस मुल्क के कोई थियोलॉजिकल कंट्री बनाऊंगा, तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। पिछले दिनों कोर्ट की तरफ से बात आई कि धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए चुनाव, बात नहीं होनी चाहिए, चुनाव पर वोट नहीं मांगने चाहिए। क्या आप इसको कहां तक सही मानते हैं, कहां तक ये ठीक है और कहां तक ये हो पाता है? मेरा मानना यह है कि जो डिसेंटिंग जजमेंट था वो सही था जस्टिस चंद्रचूड़ का। जो मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ लॉ है, मगर मेरी आप राय पूछेंगे तो डिसेंटिंग जजमेंट सही था। मगर अब जब ये प्रेवेलेंट लॉ है तो उसको मानना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मगर उस जजमेंट में सबसे खराब बात यह है कि अगर कोई खड़ा हो जाएगा मेरे खिलाफ और कहेगा कि ओवैसी को हराओ हिंदुत्वा की अजमत के लिए, तो उसके ऊपर केस नहीं बुक होगा। अगर मैं खड़े होकर बोलूंगा कि इस्लाम के लिए वोट मांग रहा हूं हिंदुत्वा को हराने के लिए, तो मुझ पर केस बुक हो जाएगा। तो इस जजमेंट में बेसिक फ्लॉ यही है कि हिंदुत्वा को वो हिंदुइज्म से जोड़ दिए। जी, ये गलत है। यहां एक पीस पार्टी है यूपी में, उस पार्टी में और आपकी पार्टी में क्या फर्क है? अब ये फर्क क्या है? ये है कि मैं
इतना ही कह सकता हूं कि हम लोग 55 साल से काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद हमारे विधायक पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। तीसरी बात यह है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके पार्टी के बारे में ज़्यादा मैं तबसरा नहीं कर सकता, मैं कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूं, आप बेहतर जानते होंगे, मैं तो नहीं बता सकता उस बारे में उतना। अभी जो हाल में किरण रिजिजू ने कहा कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है क्योंकि हिंदू जो हैं वो धर्मांतरण नहीं करवाते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मेरा बोलना यह है कि पहले तो एक मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, वो उनको जानकारी होनी चाहिए कि जो पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ है वो मुसलमानों का बहुत ज्यादा कम हुआ है, गिरा है सबसे ज्यादा। यकीनन बड़ा है मगर ज्यादा है मगर गिरा बहुत है। दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन की वजह से माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो आप प्रूफ कर दीजिए ना, आपने कितने केसेस बुक किए, आपने क्या किया? कंपैशन इंटरनेशनल को पैसे लाने के लिए आपने अमेरिका से रोक क्यों नहीं लगाते? परमानेंट लगा दीजिए कि कंपैशन का पैसा नहीं आएगा, आप वो नहीं करते। और फिर ये बोलना कि सबसे बुरी बात उसमें यह है कि पड़ोसी मुल्क के माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहा और यहां पर माइनॉरिटीज खुश हैं। अरे भाई साहब, आप हमको पड़ोसी मुल्क से क्यों जोड़ते? अरे हम तो लात मार दिए थे जिना को, बोले कि तुम्हारा पैगाम हम ठुकराते हैं, हम यहां पर, ये मुल्क हमारा है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है कि मुसलमान यहां पर किराएदार है और तुम अगर यहां पर रह रहे हो तो हमारे रहमो करम की वजह से रहो, मुझे नहीं, ये आप कौन होते मुझको पैटर्नाइज करने वाले? और मैं क्यों पाकिस्तान या बांग्लादेश से मुझे क्यों जोड़ा जाता है? आप, मैं यहां का हूं, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, बाइज़्ज़त शहरी हूं। तो ये मुझे इस पर सख्त इख्तलाफ है उनके इस ट्वीट के ऊपर। पर इसमें आपके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि आपकी जो पार्टी जहां से शुरू हुई थी, ऐसा नहीं था, शुरू में आप पाकिस्तान के पक्षधर थे और आपने अपनी पार्टी का दफ्तर अब वहीं बना लिया जहां पहले रजाकार का दफ्तर हुआ करता था। क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्या इस पर आप कोई सफाई करना चाहते हैं? देखिए, आप, ये आपके जो विरोधी है वो बार बार इसको कहते हैं। हमारे विरोधी जो है वो अनपढ़ है, वो हिस्ट्री को पढ़ते नहीं है बराबर। मैं आज भी उनसे कह रहा हूं कि एजी नूरानी की किताब है द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद, प्लीज पढ़ लीजिए। मैं आज भी उनसे कह रहा हूं कि नेहरू मेमोरियल में पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है, वो पढ़ लीजिए। तीसरी बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान को जाना चाहते थे वो चले गए, मैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं और मुझे उनसे कोई नाता नहीं है। ओवैसी साहब, आपसे हमें एक ही सवाल करना है कि आप हिंदुस्तान में, भारत में रहते हैं, भारत की जनता आपको चुन करके सांसद बनाती है और उसके बाद आप भारत माता की जय कहने में आपको परहेज होता है, इससे आपको क्या कहना है? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस नारे को कानून की शक्ल दे दीजिए कि ये नारा हर हिंदुस्तानी को मारना पड़ेगा। ठीक है, मैं कानून का लिहाज रखूंगा। जब आप कानून नहीं बनाते तो मुझे डेमोक्रेसी में इजाजत है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आप मारेंगे मैं आपके साथ ठहरूंगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं तायद करूंगा। मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे मजबूर मत करिए कि मैं आपकी तरह बोलूं। आप और हम हिंदुस्तानी जरूर हैं, मगर हमारी राय आपकी राय अलग हो सकती है। यकीनन अगर जहां पर देश का मामला आएगा, पाकिस्तान या कोई टेररिज्म कुछ करेगा तो हम बराबर आप और हम साथ ठहरेंगे। मगर अगर जमहूरियत को अगर कामयाब करना है तो इसमें हमारी राय डिफरेंट होना जरूरी है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में बताइए देश कहां लिखा है कानून में? आप बोलना नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, आप बोलिए। आपत्ति यह है कि मेरे भाई, हम सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करते। क्या मैं खराब हिंदुस्तानी हो जाता हूं उसकी वजह से? जिस तरह आज हम एक कानून बन गया कि थिएटर में जाएंगे तो जन गण मन होगा तो खड़े हो जाएंगे। आप बना दीजिए कानून, कौन रोक रहा है आपको? बनाइए कानून आप। जब तक कानून आप नहीं बनाएंगे, आप किसी को मजबूर मत करिए। नहीं बोलेंगे, कानून नहीं बनाएंगे तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, कह रहा हूं ना। आप 3 तलाक के मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए, अब तो ये मसला 11 मई से शुरू होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिए हैं जी। मेरी शादी का जो मसला है मुसलमानों का, वो आर्टिकल 29 का उसको प्रोटेक्शन है, कल्चर का, 25 में नहीं है। तो 29 का जब प्रोटेक्शन आएगा
वो अनफिटेड है। वो 25 को आप रोक सकते, 29 को नहीं रोक सकते। दूसरी बात यह है कि ये बार बार ये बदनाम किया जाता है कि तलाक मुसलमानों में ज्यादा होती। तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, 2011 का सेंसस प्रेजेंट कर दीजिए, किस में ज्यादा तलाक या डिवोर्स होता है, किस में सेपरेशन होता है, बता दीजिए। तीसरी बात जो आपको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है, इस्लाम में शादी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में आप कंडीशंस डालिए, कौन रोकता है आपको? ये जो बीजेपी जो मुसलमान को उम्मीदवार 371 में एक भी नहीं ढूंढ पाती है, इसको आप कैसे देखते हैं, या इसके बारे में आप सोचते ही नहीं है बिल्कुल? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि इनको मतलब ही नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है। किनको मतलब नहीं? बीजेपी को, और ना समाजवादी को है ना कांग्रेस को है। बीजेपी ने 420 कैंडिडेट खड़ा किए थे पार्लियामेंट में, 8 मुसलमानों को दिए, 7 की जमानत जब्त हो गई सिवाय शाहनवाज हुसैन साहब के। यहां पर वो किसी को नहीं दिए, मगर बीजेपी बराबर बोलेगी कि हमने इतने ब्राह्मण को दिया, इतने ठाकुरों को दिया, इतने दलित को दिया। तो ये नंबर्स जो है ना, ये मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ये पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। यही इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी करते जाएंगे तो फिर जो हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, वो खत्म होकर रह जाएगा। नहीं, इस पर उन लोग कहते हैं उन्होंने सर्वे करवाए, मुसलमान वोट ही नहीं देते हैं उनको। सर्वे उन्होंने करवा के देखे, कोई मुस्लिम उम्मीदवार ऐसा नहीं था जो चुनाव जीत पाता। मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में जाके वोट डाले, किसको डाले पूछ लीजिए, वो मुसलमान नहीं है क्या? पूछ लीजिए उनसे, मुख्तार अब्बास नकवी से पूछ लीजिए, भैया आपने वोट डाला नहीं डाला बीजेपी को? वो तो रामपुर उनका शहर है। आप खुद भी अच्छे स्कॉलर रहे, आपने विदेशों में पढ़ाई की है, और हिंदुस्तान में आप जैसे पढ़े लिखे आदमी से उम्मीद की जाती है कि आप विकास की बात करेंगे, नया मॉडल लाएंगे। आप क्यों उसी 19%, 14%, आप हमारे विकास की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं? नहीं, आप मेरे को यह बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसका विकास हुआ? विकास आप इसको कहेंगे कि लखनऊ से आगरा रोड 302 किलोमीटर जिसको बना दिया गया, जिस पर मैं जाकर आया हूं, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा रात में कोई मत जाइए, गाड़ी नीचे उतर जाएगी। 302 किलोमीटर कहते हैं कि 1 किलोमीटर 44 करोड़ में बनाए। नेशनल हाईवे की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर 11 करोड़ में बनेगी। मेट्रो की बात करते हैं, सैफई में विकास हुआ ना, विकास तो सैफई में मानता हूं, वहां पर 10 शेर मर गए तो अखिलेश ने लंदन से डॉक्टर बुलाए, और सैफई के जू में जानवरों को रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाकर पानी पिला रहे हैं। ओल्ड लखनऊ में जाइए, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, 150 लोग डेंगू से मर गए लखनऊ में। यह विकास है भाई साहब। विकास वहां पर होता है जहां पर यादव परिवार होता है, जहां पर यादव परिवार नहीं है वहां पर कोई विकास नहीं होता, यह हकीकत है। ये बताइए, क्यों आपसे लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि आप विकास की बात नहीं करते, आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं? ऐसी छवि आपकी क्यों बन रही है? क्या टेलीविजन में जिस तरह से आप सवाल सुन लीजिए, क्योंकि सवाल में स्पिन है, क्या आप टेलीविजन में जिस तरह से दिखाई देते हैं उसकी वजह से आपसे इस तरह के सवाल हो रहे हैं? आप जो स्पिन डाल रहे हैं ना, वो इंग्लैंड के बॉलर की तरह डाल रहे हैं, और मैं इंडियन के बैट्समैन की तरह मारूंगा अभी उसको। सुनिए अब आप, इसमें यह है कि विकास किसका नहीं हुआ उसकी बात करेंगे ना आप। नहीं, आप सवाल को मत घुमाइए। नहीं, घुमा नहीं रहा हूं, बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूं। सवाल पे मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं, आप सवाल पे नहीं है। सुनिए, मैं विकास, अजीब सब मुझसे सवाल कर, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। डेटा के ऊपर बात करते हैं, किसका विकास नहीं हुआ? दलित का नहीं हुआ, मुसलमान का नहीं हुआ। कौन कहता है? रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी, नेशनल सैंपल सर्वे, 2011 सेंसस। जब ये आपका डेटा ये कह रहा है कि इनका विकास नहीं हुआ, दूसरों का हुआ, तो मैं जिसका विकास नहीं हुआ उनकी बात करूंगा, जिसका नहीं हुआ करूंगा। देखिए एक बात याद रखिए, नहीं, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि इनइक्वल को इक्वालिटी बुलाइए, वरना आप इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी इक्वल है उन्हीं की बात करो। आप आंख बंद करके मार रहे हैं। बॉल तो देखिए कहां चली गई, चला गया बाहर। नहीं, आप ऐसे बल्ला घुमा दिए। सवाल मेरा वहीं का वहीं, सवाल वहीं स्टेडियम के बाहर चला गया है, सवाल वहीं का वहीं है। सवाल यह है कि ये छवि आपकी क्यों है कि आप विकास की बात नहीं करते, आप विकास पर बात कर रहे हैं। अरे बॉल तो देखिए कहां है जनाब। आपकी ये छवि क्यों बन गई है कि आप विकास की बात नहीं करते? क्या इसलिए क्योंकि जिस तरह से आप टीवी पर दिखाई देते हैं वो दोषी है इसके लिए? अब ऐसा है ना, क्रिकेट आप बॉल देख नहीं रहे हैं, बैट घुमा देंगे। क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में सहवाग से भी ये बोलते थे कि तुम पहले बॉल पे छक्का क्यों मारे। तो मेरा भी मामला वही है कि मैं बता रहा हूं आपको कि भाई इनइक्वल जो है उनको इक्वल करना पड़ेगा।
और इतने सब जो बातें हुई, मैं तो डेटा के साथ बात कर रहा हूं। मैं कौन से बगैर डेटा के बारे में बात कर रहा हूं? मैं तो डेटा के सामने बात कर रहा हूं। अब उसको बोल, अब विकास की तो बात कर रहा हूं मैं। ये लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं किस तरह से आप हवा में बल्ला घुमा रहे हैं। आप जो बॉल है, जो सवाल है, उसका आप जवाब सीधे देना नहीं चाहते। आप बैरिस्टर हैं, आप घुमा सकते हैं। ये बताइए, नोटबंदी का मसला क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या आप उसको उठा रहे हैं? कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये? बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कैश इकोनॉमी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इंडिया में। और मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में टेली डेंसिटी क्या है? 62% है। पूरे देश में 83% है। आप टेली डेंसिटी 62% है और दोनों एसपी और बीएजी बोल रही कि हम का लैपटॉप भी देंगे, 2 GB कनेक्शन देंगे। अरे भाई, टेली डेंसिटी नहीं है, तुम कहां से लाके दोगे? और आप डिमोनेटाइजेशन की बात कर दिए। हर जहां मैं उत्तर प्रदेश में गया हूं, सब गरीबों को, लेबर तबके को, अच्छा वो छोड़ दीजिए ना, ये बताइए डिमोनेटाइजेशन का आपको तकलीफ नहीं हुई? मेरे को अरे पूरे मीडिया के एड्स बंद, नौकरियां बंद, एडिशन बंद। आप भी तो बताइए दिबांग साहब, कभी नहीं अच्छा लगा? कितनी तकलीफ हो रही होगी? नहीं अच्छा लगा? एड्स ही नहीं आ रहे आप लोगों को। अब आप मोदी दर्शन छोड़िए, देख लीजिए डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट सब पे पड़ा है, इंक्लूडिंग मीडिया पे। चलिए, अच्छा लगा ये देख करके, कम से कम आप मुस्कुराए नहीं, आपने उछल के अपनी बातें कही। ये देख के अच्छा लगा। नहीं, ये अदा आपकी है। आपने ऐसा हाफ वॉली डाला कि उसको मारने में बड़ा मजा आया। जी, वो मैंने देखा। जी, अगला सवाल। जी, मैं इंडियन मुस्लिम हूं, पहले इंडियन हूं फिर मुस्लिम हूं। उस हैसियत से मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मुल्क की बेहतरी के लिए हम लोग कई ऑप्शंस को बरसों से गूगल कर रहे हैं, बरसों से इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हर बार आप या आपके फॉर्म में कोई नया ऑप्शन आ जाता है। कब तक हम लोग ये हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहेंगे और कैसे हम लोग क्या क्राइटेरिया चुने और आपकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं उसको हम अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं? इसलिए नहीं कि एक मुस्लिम हूँ, इसलिए कि एक इंडियन हूँ और देश की तरक्की के लिए हम आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन से कैसे जोड़ सकते हैं? तो मैं भी आप ही की तरह इंडियन मुस्लिम हूँ, और मैं इंडियन मुस्लिम बाय चॉइस भी हूं, बाय बर्थ भी हूं। और मेरा मानना यह है कि इंडियन मुस्लिम्स को जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक आप अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स जूं के तू रहेंगे। बेनामी की लीडरशिप होगी तो मुजफ्फरनगर और 400 राइट्स होंगे। बेनामी की लीडरशिप की जरूरत नहीं है, नाम की लीडरशिप की जरूरत है। और मैं ऑप्शन नहीं हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप बन जाइए लीडर, मैं आपके पीछे काम करने तैयार हूं। मैं यकीनन कह रहा हूं आपको। मेरा मकसद एक ही है कि जिस तरह कांशीराम ने कहा था कि अगर किसी तालों को खोलना है तो उसकी चाबी अवाम की ताकत में है, तो वो हमको समझने की जरूरत है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को अपना भला चाहिए तो मुसलमान नेता चुनिए, और आप इसलिए कह रहे हैं कि सबसे अच्छा मुसलमान नेता मैं ही हूं। आप ये भी कह रहे हैं साथ में, नहीं, आपकी अदाद पूरा सुन लीजिए। आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आप मुसलमान हैं, आपको बनना है तो आप भी बन जाइए, मैं आपके पीछे आने को तैयार हूं। आप सुनिए, मैं आपके प्रोग्राम पे कई मरतबा आया हूं और इंशाल्लाह जब तक आप जिंदा रहेंगे, अल्लाह आपको सेहत दे, आप बार बार मुझे बुलाते रहेंगे, मैं आता रहूंगा। मतलब आप पहले मुझे ही भेज रहे हैं ना? नहीं, पहले आप मुझे ही भेज रहे हैं ना? नहीं, मैं पहले भेजूंगा पॉलिटिकली एसपी को और बीजेपी को, बाद में आप जाएंगे, फिक्र मत करिए। तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे लीडर बना दीजिए। हमारे लीडर तो मौलाना मुलायम, हमारे लीडर तो अखिलेश साहब, हमारे लीडर तो राजीव गांधी और फिर उनके फर्जन, हमारे लीडर तो दूसरे हैं भाई। ये हमारा बेड़ा गर्क कर दिए। तो सपोर्ट कीजिए ना। नहीं, अरे अब तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये लीडर है, हम क्या लीडर है? मुसलमान इनको किसको लीडर बनाया? मुसलमान तो इनको लीडर बनाया ना। यही तो थे कि हम आपका देख लेंगे। क्या देख लिया आपने? ये जो मुस्लिम उलेमा हैं और जो धर्म गुरु हैं, ये जो आके एक पार्टी के लिए अपील कर रहे हैं, क्या है ये? छोड़िए, कोई धर्म गुरु कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। तो कौन है ये? अरे छोड़िए, कोई धर्म गुरु नहीं है। ये उलेमा है, अपनी जगह पे खुश हैं, चलिए खुश रहिए, आराम से रहिए। अब कोई दिल्ली के मस्जिद से बोल देगा सुन लो मेरी बात, अरे कौन सुनेगा भाई आपकी बात? आप जमीन पे आइए, काम करिए, मेहनत करिए, धूल चटाइए, 300 किलोमीटर गाड़ी में बैठ के फिरिए, लोगों से मिलिए, और आप जाइए,
जब नमाज पढ़ना है तो इंडियन सिस्टम टॉयलेट में बैठिए मालूम होगा। ये लोग क्या करते हैं, खाली बैठे बोल दिए हो जाएगा क्या? कोई हिंदुस्तान की अवाम ऐसा नहीं है। जो मेहनत करेगा, जुस्तजू करेगा, लड़ेगा, शाम में आएगा बोलेगा हाँ भाई ये मेहनत कर रहा है, शाम में आ रहा है। आप ये समझेंगे कि एक एयर कंडीशन होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और बोल दिए भाई साहब वो राजा रजवाड़ों का जमाना खत्म हो चुका है, अब नहीं चलने वाला है वो। मतलब आप मारते मारते आप भी बाथरूम के अंदर पहुंच जाते हैं, आप कहां तक पहुंचा के मार रहे हैं? अब क्या करेंगे? कांग्रेस वाले भी टॉयलेट की फिक्र में, बीजेपी भी टॉयलेट की फिक्र में है। अब नहीं मालूम वो इंडियन टॉयलेट है, यूरोपियन है, क्या क्या है नहीं मालूम उसमें। आप ये बताइए कि जो आप उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो बहुत कम उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को क्यों नहीं? हाँ, मैं मालूम आप कहां पर जा रहे हैं, मुझे मालूम, मगर आप जिसका जिक्र कर रहे हैं समझिए कि वो हमारा जो कैंडिडेट था, आप कभी उसकी जिंदगी भी तो देख लीजिए। वो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहा हूं मैं, सुनिए मैं समझ गया, मैं आप जो गुगली डाल रहे हैं उसको पहले से प्रियम कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, जा मुझे मालूम। तो आप नाम तो बताइए। मैंने छोड़ दी, नाम नहीं बताऊंगा। वो आदमी जो है नीचे से उठकर गुर्बत में अपने बलबूते पर ऊपर गया और उसके बच्चे लंदन में पढ़कर कारोबार संभाल रहे हैं। वो नहीं पढ़ सका मगर अपने बच्चों को लंदन में जाके पढ़ाया। तो यही है कि ये मत बोलिए कि कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट सिलेक्शन तो ये बड़ा सब्जेक्टिव चीज है। नहीं, तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आप फिर क्यों एक हाजी असलम को वोट दे रहे हैं जो एमएलए का फुल फॉर्म भी नहीं बता पाए? आप क्यों नहीं उनके बेटों को देते? आप युवा लोगों को क्यों नहीं देते? क्यों नहीं आप उनको प्रेरित करते? अगर आप इतने बड़े जादूगर हैं, आप क्यों नहीं पढ़े लिखे लोगों को खड़ा करवाते जो अपनी बात कह सकें? सबसे बड़े जादूगर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी हैं। वो जादूगरों के जादू हैं। वो अपने वेस्टकोट में से क्या क्या निकाल लेते नहीं मालूम, मगर मैं उतना बड़ा जादूगर नहीं हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि उस शख्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि वो कहां से उठा वो और कहां तक चला गया। आप यकीनन उसको मौका नहीं मिला। अगर सरकार स्कूल्स खोलती है तो यकीन के साथ कह रहा हूं कि कोई हाजी असलम तालीम को नहीं छोड़ेगा। आप स्कूल ही नहीं खोलते। ये बताइए कि अगर आपके 36 के 36 जीतते हैं तो आप किसको समर्थन देंगे? इस पर कोई आपने सोचा? आपसे अलग बात करेंगे, फिर फैसला करेंगे, अभी नहीं। 11 को आ जाने दीजिए रिजल्ट, अभी क्या करेंगे? वो जो कोशिश कर रहे हैं 11 को क्या नतीजा निकलेगा नहीं मालूम। इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। इंशाल्लाह मोदी को गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, मुझे यकीन है। क्या ऐसा भी संभव है कि आप मोदी को समर्थन दें? क्या बीजेपी को आप समर्थन दे सकते हैं? नहीं, अच्छा हुआ आप मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। नहीं, ये नहीं। क्या आप साफ ये कह सकते हैं कि बीजेपी को आप समर्थन नहीं देंगे सरकार के लिए? इंशाल्लाह जिंदगी में कभी नहीं देंगे। कभी नहीं देंगे। ठीक है। क्या आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं? हंसी उड़ गई आपकी। नहीं, आगे नहीं, एक मिनट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं, सुनिए मेरे बात, सुनिए, नहीं देंगे इंशाल्लाह। शुरुआत में ही कह चुका हूं कि अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी एक सिक्के के दो रुख हैं। एक बड़े भाई हैं तो दूसरे छोटे भाई हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपकी मुस्कुराहट और कम होगी। क्या आप बीएसपी को समर्थन दे सकते हैं? 11 मार्च से जब नतीजा आएगा, 11 मार्च से जब नतीजा आएगा, उत्तर प्रदेश की जनता किसको समर्थन देगी मुझे नहीं मालूम। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे दे दे तो अच्छा मजा आ जाएगा। नहीं, मुझे दे दे मतलब मुझे आपको दे भी दे तो आपकी सरकार थोड़ी बनने वाली है। अरे आप तो देख लीजिए ना। मैं अच्छा, मेरा जो असेसमेंट है अब तक 2 फेजेस में कोई पार्टी की हवा नहीं चल रही है। जो कैंडिडेट अच्छा लड़ रहा है वो ही जीतने वाला है, कोई पार्टी का नहीं है। ये अखिलेश का जो बजट है 600 करोड़ का इलेक्शन का, वही खाली बाजा बजा रहे हैं, मगर कैंडिडेट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बूथ मैनेजमेंट पे जो कामयाब होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोई पार्टी की हवा नहीं है अभी इसमें। आपने सिर्फ बीएसपी के लिए मना नहीं किया, बाकी तीनों के लिए मना कर दिया। अरे भाई आप देखिए, इल्म का गैब इल्म तो मुझे नहीं आता क्या होगा 11 मार्च को, तो ये जब वो तय करेगा। मगर ये बात यकीनी है कि समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी सवाल ही पैदा नहीं होता। कई चीजें एक साथ आप बोले जा रहे हैं, मतलब क्या है ये? आप गैब इल्म आपको है नहीं, फिर भी आप बोले जा रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, समाजवादी को नहीं देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे, बीएसपी। अरे वो तो 11 को मालूम हो जाएगा। 11 को मैंने तो कह दिया कि 3 तलाक के मामले में मैंने कहा कि एक तलाक बीजेपी को, दूसरा तलाक अखिलेश को, तीसरा तलाक कांग्रेस को। ये 3 तलाक हो गए।
आपको इतनी क्या जरूरत थी? आप जय भीम मानते हैं, आप सीधा प्रचार करते बीएसपी का, कहते बीएसपी को मजबूत बनाना है, मुझे अपनी पार्टी यहां पर अभी नहीं लानी है। नहीं, आपको इतना अपना नहीं, मुझे अपनी पार्टी यहां पर बनाना है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा उत्तर प्रदेश में फिरता रहूंगा, अपनी पार्टी को मजबूत करता रहूंगा और मेरी पार्टी मजबूत होगी यहां पर। लोग तो कह रहे हैं कि आप ऐसे बाजीगर हैं जो हार के भी बीजेपी को जिताएंगे। कौन ऐसा कह रहे हैं आपके बारे में? नहीं, अब वो बाजी, अच्छा वो जो हीरो हैं, वो जो रजनीकांत हैं, जो पॉलिटिकल रजनीकांत जो है, वो तो मोदी 280 उनको ही जीता ना। इतने बड़े जोकर्स हैं ये लोग कि 70 सीट मोदी को दे दिए और मोदी से सौदा कर लिए कि भैया खानदान को छोड़ दो, 5 जीत जाए, तुम 70 ले जाओ। 280 पे मोदी जीत गया, अब उसकी कोई बात ही नहीं करता। और फिर हद तो ये हो गई कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी इलेक्शन फंडिंग में गलती की, दोनों एक हो गए और रेट्रोस्पेक्टिव कानून बना दिया। वहां पर सेकुलरिज्म याद नहीं आया। तो एक तो आपको यूपी में शुरू में आने में बड़ी मुश्किल हुई, आपने अरे भाई 2 साल तक तो अखिलेश बोलने नहीं दिया, तो आपकी परमिशन नहीं दिया। जब आपकी यहां पर मुट्ठी खुली तो आपने क्या देखा? मुट्ठी नहीं खुली, अभी बंद मुट्ठी लाखों की है, बंद मुट्ठी नहीं खुलेगी, अभी तो शुरुआत है, इब्तिदाई इसके, देखिए आगे होता है क्या। धन्यवाद असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब इस बार नए अंदाज में नजर आ रहे हैं, मीडिया पर खासा हमला करते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि बीएसपी का समर्थन वो 11 तारीख के बाद करेंगे या नहीं करेंगे। आज घोषणा पत्र में इतना ही। धन्यवाद।